नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिंदुस्तान स्पेशल का है, पाक मीडिया शॉकडाउन, बीएलए ने पाकिस्तानी हॉस्पिटल पर किया हमला, बड़ा बवाल। देखिए, इस समय पूरा पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, शायद आम पाकिस्तानियों को ये सेंस नहीं हो रहा कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ चुके हैं। आप जाकर पता करिए कि पिछले साल भर में, पिछले 6 महीने में, पिछले 2 महीने में कितने हमले हुए हैं आपके ऊपर, और वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये जरा सोचिए। तभी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों, जितनी जल्दी हो सकता है जान बचानी है, जितनी जल्दी हो सकता है अपना देश छोड़कर भाग निकलो वहां से। वो देश अब नर्क बन चुका है, वो रहने लायक नहीं है। समझनी बात समझ जाओ, नहीं समझनी है कोई बात नहीं। जब आखिरी टाइम आएगा तब समझोगे कि यार किसी इंडियन ने बात सही कही थी, किसी काफिर ने मना किया था उसने। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की नजर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर लगी हुई है। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशतगर्द। ये याद रखिएगा कि चाहे इंडियन बॉर्डर हो या चाहे अफगान बॉर्डर हो, दोनों साइड से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ खतरात हैं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। समुद्रों में पाकिस्तान नेवी भी, और स्पेसिफिकली अफगान बॉर्डर जो है वहां से जो पाकिस्तान की साइड पर हमले हैं वो नहीं रुके। Now in international news, a suicide bomber has killed scores of people and wounded even more at a hospital in Pakistan. But the Pakistani Taliban and the Islamic State militant group have claimed responsibility for the attack. सिर्फ तालिबान हैं जो अटक तक अपना इलाका क्लेम करते हैं। उन्होंने जो अभी अपना तराना बनाया है, उनका जो ऑफिशियल तराना है तालिबान का, उस तराने में भी उन्होंने कहा है कि अटक तक अफगानिस्तान हमारा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हम अच्छा, तालिबान और अमेरिका, इन दोनों के ख्यालात पाकिस्तान के बारे में क्या हैं? अच्छा, भारत जो है ज़ाहिर है अमेरिकन पार्टनर है, उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उस पूरे खित्ते में, तो उनके जज्बात हमारे बारे में क्या है? तो ये अगर आप इन चीजों को देखें तो उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम बेसिकली यानी क्या कर रहे हैं इस वक्त। हमने देखा नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हम बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं और करेंगे। वो तो उसमें तो जाहिर है ओपन सीक्रेट है, उसमें तो छुपाने। साबित कर दे। ये जो पाकिस्तान मीडिया पर ये जो बकलोल टाइप का आदमी आके बोल रहा है कि लाल किले पर खड़े होकर उसने कहा था कि बलूचिस्तान में हम कार्रवाइयां कर रहे हो, करेंगे। साबित कर दो कि ये बात कही थी, साबित कर दो कि ये बात कही थी। मान जाऊंगा पाकिस्तानियों, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, चैलेंज है तुम्हारा। ये जो बकलोल सा आदमी आके बोल रहा है तुम्हारी मीडिया पर कि मोदी ने ऐसा कहा कि बलूचिस्तान में वो कार्रवाइयां कर रहे हैं और करेंगे, ये साबित कर दो कि बोला था। जो कहोगे वो कर दूंगा। इसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हमें आज मिलकर एक होकर अपनी फोर्सेस, अपनी फौज और अपने लॉ एंड ऑर्डर के इदारों के पीछे खड़ा होना होगा। हमें आज मिलकर एक होकर अपनी फौज और अपने इदारों के साथ दहशतगर्दी से लड़ना होगा। ये पाकिस्तान की जंग है जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, और ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। ये जंग हमें पार्टी से, सियासत से बालातर होकर लड़ना होगी। जनाब स्पीकर, वो राहत तंदूरी साहब का शेर है एजाज के नाम, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये उन अपनी बात पूरी करने के लिए भी तुम्हें भारत के शायर की जरूरत पड़ी, उसके शेर की जरूरत पड़ी। बगैर भारत जी नहीं पाओगे, गुजारा नहीं है तुम्हारा। भारत से दोस्ती करो तभी गुजारा है। भारत के खिलाफ जाओगे, भारत से नफरत करोगे, नहीं बच पाओगे। अपनी बात पूरी करने के लिए भी तुम्हें भारत के शायर के एक शेर की जरूरत पड़ी। ये उनके मकासद क्या हैं? आप इससे पहले भी देख लें कि बारहा ये हुआ है, गाड़ियों से उतार के जो है मुसाफिरों को और फिर उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको मारा गया। बलूचिस्तान में जो है हजामों को मारा गया, मजदूरों को मारा गया कि उनका ताल्लुक एक खास सूबे से था।
और इसी तरह से इसी साल के अवाइल में आप देखें कि मार्च में जिस तरह का हाई प्रोफाइल अटैक किया गया, फिर जिस तरह से गवादर में किया गया, तो इसके पीछे मकासद क्या हैं? बीएलए के मकासद ये हैं कि वो इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रही है, इंटरनेशनली हेडलाइंस में अपने आप को रखना चाह रही है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रही है कि वो बलूचिस्तान में खौफ की फिजा क्रिएट करे। अगर वहां पे जिस तरह से चाइनीज के ऊपर अटैक्स किए गए, तो ये यानी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के जो हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रहे हैं, ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि जी हम जिंदा हैं। और एक चीज और कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लिए एक नो गो एरिया बनाना चाह रहे हैं। एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है, और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है, अलहदगी पसंदी के एजेंडे पर उसका इसरार है, उसको बाहर की मदद मिल रही है। एक आप मिसाल ले लीजिए अफ़गानिस्तान, जिसको हमारे इमरान खान ने कहा है कि दोस्त को दुश्मन मत बनाओ। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो शायद दुश्मनों के सर पे सींग होते होंगे। जब 1948 में जो उस वक्त के प्रिंस थे कल्लात के जो मीर थे, उन्होंने जब कल्लात का इल्हाक किया तो उस वक्त शहजादा अब्दुल करीम भागकर अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान ने उन्होंने पनाह ली और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का आगाज अफगानिस्तान ने करवाया। वाह जनाब वाह, आपने ये तो बता दिया कि वहां के जो अमीर थे, शहजाद जो भी थे, इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। गजब सफेद झूठ तुम लोग बोलते हो मीडिया पर बैठकर। अब तुम्हारे यहां जो पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, तुम्हारे यहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, वो ज्यादा जाकर पढ़ते हैं नहीं, उनको पता नहीं है कुछ। तुमने कहा वो बातें मान लेते, हाँ बात सही है बात सही है, लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि इल्हाक कैसे हुआ। इल्हाक कैसे हुआ ये तो तुमने नहीं बताया। चलो नहीं बताया तो तुम्हारे ही एक बड़े नामी पत्रकार हैं, उनकी जुबानी में सुनवा देता हूं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में कैसे शामिल हुआ था। लगाइए भाई क्लिप। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कल्लात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कल्लात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कल्लात कराची का विज़िट करते हैं, बलोच कम्युनिटी वहाँ पे उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबराह हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती, और उसके बाद वही होता है जिसका खान कल्लात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुर्बत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कल्लात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कल्लात ने यही दुरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रेजिस्ट करें, अपने रिसोर्स को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। और अगर इनकी बातों पर भी भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें अपने पाकिस्तान के इतने बड़े पत्रकार की बातों पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट की बातें सुनवाता हूँ, डॉक्टर परवेज हुदबॉय। उनकी बात पर तो यकीन होगा, वो भी बता रहे हैं कि कैसे जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ गद्दारी की धोखा दिया था। लगाइए भाई। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने
उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास 1000 सबूत हैं बताने के लिए। तो ये जो आप लोग चुपके से मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कह देते हैं कि बलूचिस्तान का इल्हाक हो गया, जी नहीं, आप लोगों ने कब्जा किया बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान एक इलीगल ऑक्युपाइड जगह है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, POB, समझे? और ये आपके देश के लोग कहते हैं, आपके यहां सबूत हैं, और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि बलूचिस्तान को बंदूक की नोक पर काबिज किया गया, मिलाया गया, और तभी शहजादा गए और उन्होंने वॉर छेड़ी आपके खिलाफ, आजादी की तहरीक। 1979 में जब रूसी फौजें आई और पाकिस्तान ने मदद की इस्लामिस्ट की, आपको पता है अफगानिस्तान में कितने बलोच अस्करियत पसंद मौजूद थे? 40,000 बलोच अस्करियत पसंद उस वक्त पनाह लिए हुए थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको जदीद असला अवेलेबल था। और ये 1989 में जब मोहतरमा ने आम माफ़ी ली और उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब रूस हार चुका है, जा रहा है, अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा, तो वो तब आए, और वही खेल अब हो रहा है। सूबा उनका निमरोज़ दोबारा से एक सेंटर है, दूसरे बिरादर भी यही कुछ कर रहे हैं। तो ये जंग तो लड़नी है, इस पर कोई इफ्स और बट्स नहीं हो सकते। और जहाँ तक इस जंग की बात है, इस जंग को सियासी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस जंग को जंग के तौर पर लड़ना होगा। अब दूसरी बात जो है, जो बहुत अहम बात है, सब लोग तो जो बलूचिस्तान के हैं वो तो नहीं मिल गए ना इंसर्जेंट्स के साथ। बहुत से लोग अलग थलग हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं, कुछ फेंस पर बैठे हैं, कैसे हम बलूचिस्तान की बाकी आबादी को अलग थलग करें इन सब से, ताकि ये जंग अगर 10 साल चलनी है तो 5 साल चले, 5 साल चलनी है तो 2 साल चले। पहले ही बहुत लंबी ये जा चुकी है। 2004 से ये इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में, और वक्तन फ़वक्तन इसकी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। इस वक्त ये सूरत हाल बहुत ही सीरियस है। अब विफाक का जो कसूर है वो ये है कि उसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है बलूचिस्तान में जो लोगों के दुरुस्त नुमाइंदे नहीं हैं। अगर दुरुस्त नुमाइंदों के साथ बात की जाती, चलाई जाती जैसे चल रही थी, इंजीनियरिंग ना की जाती, ख़ास तौर पे तब्दीली प्रोजेक्ट के ज़रिए जो वहाँ पे इंजीनियरिंग की गई और वहाँ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया जो किसी तौर पर वहाँ के नुमाइंदा नहीं है। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हल क्या है कि अवाम और रियासत के दरमियान में आप रिश्ता जोड़ें और रिश्ता बनाएं। वो रिश्ता कहाँ से बनता है? वो रिश्ता 2 तरीक़ों से बनता है। एक, वो रिश्ता बनाती हैं सियासी जमातें, कि एक उनका पांव रियासत में होता है और दूसरा अवाम में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की ओर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने बातें सुन ली। ये लोग चाहते हैं अपने जुल्म, अपने अत्याचारों को छुपाना, अफगानिस्तान के लोगों पर जो इन्होंने जुल्म किए वो छुपाना, बलूचिस्तान पर जो जुल्म किए हैं और जो कर रहे हैं उसको छुपाना, खैबर पख्तूनख्वा पे लोगों पर जो ये कहर ढा रहे हैं उसको छुपाना। ऐसे देश नहीं चलते, ऐसे देश टूट जाते हैं। और यकीन मानिए पाकिस्तान एक बार फिर टूट की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से कंट्रोल, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कंट्रोल है वो खो चुके हैं। कंट्रोल जा रहा है, और जब आपका कंट्रोल खत्म होने लगता है तभी आपका मुल्क टूटता है, और ये टूटेगा पाकिस्तान, आप देखिएगा। दोस्तों क्या कहते हैं आप? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,